फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्रद्धा सिंह, सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन। इसमें सबसे पहले हम ओवरव्यू लेते हैं, इसमें पढ़ना क्या क्या। एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। देखो, पीनियल ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस मेल में, फीमेल में ओवरी। अब होती कहाँ का है ये? देखो, ये ब्रेन है, ब्रेन के पीछे वाले पार्ट पे अपर साइड ये पीनियल ग्लैंड, और आगे वाले पार्ट पे ये हाइपोथैलेमस अपर साइड, और पीछे वाले पिट्यूटरी। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हाइपोथैलेमस ये हो गया, अगर हाइपोथैलेमस तो ये ऐसे आसपास रहते हैं, और ये गले में होती है थायराइड, और कहते हैं इंटेस्टाइन के आसपास जो होता है ये हमारा पैनक्रियास आ जाएगा, और किडनी के ऊपर जो होती है वो एड्रिनल ग्लैंड होगी तुम्हारी, और स्क्रोटम में जो है टेस्टिस, और फीमेल्स में ओवरी। तो ये सब पढ़ेंगे। सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है इसमें एंडोक्राइन? पीनियल ग्लैंड। और सबसे बड़ी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड। अब देखो, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। हमें पढ़ेंगे हम इसमें जो है ये क्या क्या सीक्रेट करते हैं ये सब, और इनके जो ये सीक्रेट करते हैं, तो उसमें अगर ये ज्यादा सीक्रेट करने लगे तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आती है ह्यूमन बॉडी में, और अगर ये कम सीक्रेट करने लगे तो उससे क्या प्रॉब्लम्स होती है। देखो, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड इसमें पिट्यूटरी है, और पिट्यूटरी को कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी से जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हार्मोन्स निकलते हैं वो सारे यहाँ पर देखो, ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, लिप्नाइजिंग हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये सब एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। पिट्यूटरी में भी दो पार्ट है। ये देखो, पिट्यूटरी का ये ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इसके दोनों पार्ट से, ये एंटीरियर वाले पार्ट से निकलेगा ये ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ना, ये सब निकलेंगे। पोस्टीरियर वाले पार्ट से क्या क्या निकलता है? दो चीज, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ये है ओवरी। ठीक, देखो अब आगे हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ये डक्टलेस ग्लैंड होती है ना। डक्टलेस का मतलब नॉर्मल जो ग्लैंड होती है, जैसे तुम्हारी होती है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, जो भी ग्लैंड्स होती है उनको एक डक्ट की जरूरत पड़ती है अपना सिक्रेशन डालने के लिए। लेकिन ये जो होता है ना, इसे इन सब की डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एक डक्टलेस ग्लैंड है और हार्मोन सीक्रेट करते हैं। अब हार्मोन्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल, और इंट्रासेलुलर मैसेंजर के काम करते हैं। इंट्रासेलुलर मैसेंजर का मतलब सेल के अंदर जाकर के मैसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं, मैसेज देते हैं कि ये काम करना है, और प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में सीक्रेट होते हैं। इन जो जितने जो है ग्लैंड्स हमने पढ़े थे ना, उसके अलावा भी जो कुछ होते हैं वो सीक्रेट करते हैं हार्मोन। जैसे देखो, हार्ट हमारा नॉर्मल हार्ट का काम क्या होता है? पंपिंग करना, लेकिन वो भी हार्मोन सीक्रेट करता है। एएनएफ, एंटी नाइट्रोरेटिक फैक्टर्स, ये बीपी को मैनेज करने का काम करता है। जब बीपी बहुत हाई हो रहा हो ना, तब इसको मैनेज करने का काम करता है। और किडनी का नॉर्मल काम क्या होता है? जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना, लेकिन इसके अलावा भी ये इरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट करता है। इरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बन जाता है। इरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट करता है, ये जो क्या करता है? आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एक क्वेश्चन आता है कि जो भी पहाड़ों पे रहते हैं उनमें आरबीसी काफी बढ़ा हुआ होता है, वो इसी की वजह से होता है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सीक्रेट होने की वजह से। जब भी कोई पहाड़ी क्षेत्र पे रहता है जहाँ, या फिर ऊपर जाता है, तो वहां पे ऑक्सीजन बहुत कम रहती है। जब ऑक्सीजन कम रहती है तो ऑक्सीजन जो है आरबीसी उतना नहीं पहुंचा पाती, तब इरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट होता है, जिससे आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। जब इंक्रीज हो जाएगा, आरबीसी का काम तो ये होता है ना कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करना सेल तक ले जाकर के सभी, तो जब आरबीसी का काम बढ़ जाता है तो इसका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो फिर ये काम वहां पे होता है जहाँ पे लोग ऊंचाई पे रहते हैं, इरिथ्रोपोइटिन वहां सीक्रेट हो जाता है ज्यादा। अब ये देखो, फीडबैक कंट्रोल,
फीडबैक कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स का सिक्रीशन का जो है फीडबैक कंट्रोल, हार्मोन सिक्रीशन फीडबैक कंट्रोल। देखो जब भी सीएनएस होता है ना, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन मानो कि ब्रेन से जब भी स्टिमुलस निकलता है कि हार्मोन सीक्रेट होना है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये अपना सीक्रेट करेगा हार्मोन्स कहाँ पे, प्लाज्मा में। अब प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड में दो पार्ट होता है, सेल वाला पार्ट होता है और लिक्विड वाला पार्ट होता है। ये लिक्विड वाला पार्ट जो होगा ये 55% होता है और बाकी जो बचा परसेंटेज होता है वो सेल्स वाला पार्ट होता है। तो ये जो है इसने अपना सिक्रेशन कहाँ डाला, प्लाज्मा में। प्लाज्मा से जो है सिग्नल कहाँ गया, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जो सिग्नल गया तो इसने क्या किया, अपना हार्मोन्स कहाँ डाला, इसने भी अपना हार्मोन सीधे प्लाज्मा में डाल दिया, क्योंकि इनको डायरेक्टली की जरूरत तो है नहीं, तो इनका हार्मोन सीधे प्लाज्मा में। और फिर जो है ये जब प्लाज्मा में गया ना, तो उसके बाद से ये जो है जहां भी टारगेट ऑर्गन पे जाना है, ऐसे होता है कि हाँ पिट्यूटरी क्या किसको मैनेज करता है, थायराइड को मैनेज करता है, एड्रिनल ग्लैंड को मैनेज करता है, तो वहां पे गया। अब जब वहां गया ना, तो उससे जो हार्मोन्स निकलवाने थे, जैसे एड्रिनल से निकलवाना है तुम्हारा एल्डोस्टेरोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, वो सब निकल गया। तो वो जाके क्या काम करेगा, जहां मेन काम होगा, जैसे उसका काम है कि एनर्जी प्रोवाइड करना, तो वो जाकर के लीवर पे काम करेगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो ये एक होता है कि नॉर्मल सिक्रेशन का। अब इसको इनहिबिट करने का काम भी होता है, कोई भी चीज बॉडी में अगर सिक्रेट हो रही है तो उसको इनहिबिशन का भी प्रोसेस होता है। अब इनहिबिट करने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या क्या है, अगर इंडोक्राइन कोई भी होता है, जैसे एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, वो बहुत सारे हार्मोन्स निकलवा रही हैं। अगर वो बहुत सारे हार्मोन्स निकाल रही हैं तो क्या करते हैं, ये जाके उनका हार्मोन्स जाके किसको इनहिबिट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके इनहिबिट करेगा, और ये हार्मोन्स जाके हाइपोथैलेमस को भी सीधे इनहिबिट करेगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, उसके निगेटिव फीडबैक देते हैं, और ये जो है ये लॉन्ग लूप हो जाता है ना। ये सबसे देखो लॉन्ग लूप है ना, सीधे ये हार्मोन्स जाके हाइपोथैलेमस को कर रहा है। अब फिर क्या होता है, जब एंटीरियर पिट्यूटरी अपना सिक्रेशन डाल रही है प्लाज्मा में, तो जब यहाँ भी प्लाज्मा में काफी ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा उसकी मात्रा हो जाएगी, तो ये भी क्या करेगा, जाके इनहिबिट करेगा किसको, हाइपोथैलेमस को इनहिबिट कर देगा ना। ये भी इनहिबिट करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट लूप बोलते हैं, ये चीज शॉर्ट लूप हो जाएगी। लेकिन देखो जब हाइपोथैलेमस ही सिक्रेट कर रहा है ना प्लाज्मा में, अगर यहाँ भी उसकी मात्रा जो हार्मोन सिक्रेट कर रहा है इसका, उसकी मात्रा अगर ज्यादा हो गई ना, तो ये भी खुद जाके हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करेगा, खुद अपने आप को। तो इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट लूप ऑफ फीडबैक सिस्टम। ये हो गया हमारा फीडबैक कंट्रोल ऑफ हार्मोन सिक्रेशन। देखो अब हम शुरू करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड में इंडिविजुअल ग्लैंड्स के बारे में। सबसे पहले हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि मास्टर ग्लैंड हम बोलते हैं पिट्यूटरी को। अब पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि लगभग बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है ना, सबको ये मैनेज करता है, इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। अब अगर पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोल रहे हैं, तो जो पिट्यूटरी को मैनेज कर रहा है उसको हम बोलेंगे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, है ना। अब इसका लोकेशन क्या होता है, बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। डायंस मतलब जो है ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, उसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये 3 पार्ट है। तो ये 4 ब्रेन वाले पार्ट में कहां पर है, 4 ब्रेन के पार्ट में डायनसेफेलॉन पार्ट आता है। इस डायनसेफेलॉन के भी बेसल पार्ट में रहता है। बेसल का मतलब होता है नीचे वाला पार्ट, ठीक, बेसल पार्ट में है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं। अब न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स क्या होते हैं, नॉर्मली न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो नर्व कंडक्शन के लिए तुम कह सकते हो, जैसे होता है कोई स्टिमुलस मैंने दिया, किसी सामान को छूना है या किसी सामान को पकड़ना है, तो वो स्टिमुलस जाने के लिए नर्व्स का यूज होता है। लेकिन यही नर्व्स अगर सिक्रेट करने लगे हार्मोन्स, तो वो बोले जाती हैं न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स ना। तो हाइपोथैलेमस में न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं, ठीक। ये कि स्पेशल प्रॉपर्टी है, एमसीक्यू बन सकता है, ठीक।
और हाइपोथैलेमस ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्री सिक्रेटिंग हार्मोन्स निकलता है, ये इनहिबिटिंग हार्मोन्स और सिक्रेटिंग हार्मोन्स ये दोनों ही निकलवा सकता है। जैसे देखो सोमैटोस्टेटिन जो होता है ये ग्रोथ हार्मोन्स के लिए इनहिबिटिंग हार्मोन्स है कि ये निकलेगा तो हाइपोथैलेमस से अगर ये निकलेगा तो वो पिट्यूटरी को कहेगा कि ग्रोथ हार्मोन्स मत निकालो। लेकिन ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स जब निकलेगा हाइपोथैलेमस से तो वो जो है स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी को कि वो ग्रोथ हार्मोन्स निकाले। ठीक, अब ग्रोथ हार्मोन्स और पिट्यूटरी लगभग पास पास हैं। अगर ये देखो, अगर ये पिट्यूटरी है, ये हाइपोथैलेमस है, तो इसके आसपास ही पिट्यूटरी आता है। लेकिन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड तक अपना सिक्रेशन कैसे पहुंचाएगा? पोर्टल सर्कुलेशन से। अब पोर्टल सर्कुलेशन होता क्या है? तो पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, जैसे हमें किसी को पैसा देना है ना, तो हम या तो सीधे सीधे जाके दे दें, या तो हम सीधे सीधे जाके किसी को दें, या तो हम किसी एक को दें, फिर इससे कहें कि दूसरे को दे देना, हाँ, तो फिर दूसरे को दें। ऐसा कुछ होता है पोर्टल सर्कुलेशन में। पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है, देखो हार्ट है, हार्ट से ब्लड निकला, तो हार्ट से जब ब्लड निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं? आर्टेरियल ब्लड। आर्टेरियल ब्लड जो होता है ये इसमें काफ़ी सारा ऑक्सीजन होता है ना। अभी ऑक्सीजन क्या होंगी, यहाँ पे जो सेल्स होती है ना वो काफ़ी कंडेंस्ड होती है, मतलब बहुत सारी सेल्स होंगी, तो इसलिए ये जो है टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं दे सकती। टिश्यू का मतलब जो होता है ना, सेल्स का काफ़ी सारी सेल्स होती हैं जो एक तरह का जो है एक जगह का एक काम मैनेज करती है। वो टिश्यूज़ को ये अपना आर्टेरियल ब्लड कभी भी ऑक्सीजन नहीं दे सकता। तो ये क्या होता है, जाके छोटे छोटे कैपिलरी मतलब छोटे छोटे पाइप्स में टूट जाता है। अगर एक ही पाइप को हम बाद में छोटे छोटे पाइप से कनेक्शन कर दें, ऐसा कुछ होता है कैपिलरी। तो क्या होता है, यहाँ पे जो होती है सिंगल सेल्स होती है, ऐसा कुछ। तो इससे ऑक्सीजन का लेना देना, यहाँ ऑक्सीजन इसको देना, यहाँ से CO2 लेना, ये सब कुछ आसान हो जाता है। तो कैपिलरी में टूट गया, देन फिर क्या हो गया, यहाँ से जब CO2 ये ले लेता है ना, तो ये वाला चीज़ जो होता है वेन्स में चेंज हो जाता है। हाँ, वेन्स में CO2 जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगा। अब फिर क्या होगा कि वेन्स भी कैपिलरीज की तरह टूट गई छोटे छोटे उसमें पाइप में। हाँ, तो ये जो तुम्हारा आया कैपिलरी, ये वाला, और फिर जस्ट जब कैपिलरीज टूटा तो ये जो कुछ देना था यहाँ इसने दे दिया, ये ऑक्सीजन नहीं, जो भी कुछ इसको देना था प्रोडक्ट अपना, जो भी कुछ यहाँ से लेकर आया था, ये मतलब मानो ये हाइपोथैलेमस के पास गया होगा, ये वाला पार्ट हाइपोथैलेमस के पास था, हाइपोथैलेमस में इसमें डाल दिया होगा सिक्रेशन ना, इसमें सिक्रेशन जब डाल दिया तो देन ये चला गया है पिट्यूटरी के पास, ये वाला पार्ट पिट्यूटरी के पास है ना। तो पिट्यूटरी को जो भी हार्मोन्स देना है इसने यहाँ से दे दिया हार्मोन्स। देन उसके बाद फिर ये एक वेन बन गई दोबारा, और ये जो वेन बनी है ना, ये दोबारा जाके हार्ट में अपना सब कुछ जो ब्लड ये इसने लिया है वो यहाँ पे दे देगा। देन फिर ये अपना पंप करता है लंग्स में फिर ऑक्सीजन मिलेगा, देन दोबारा ये सिस्टम चलता है। तो ये होता है पोर्टल सर्कुलेशन। तो इसकी मदद से क्या करता है, हाइपोथैलेमस जो भी अपना हार्मोन्स होता है ना पिट्यूटरी तक पहुँचाता है। तो ये काम करता है ये हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन क्या है? सेला टर्सिका। सेला टर्सिका क्या होता है, ये एक बोनी कैविटी है। देखो स्कल जो होता है ना, स्कल को तुम जो है आगे से पीछे की तरफ, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, एंटीरियर जो होता है ना आगे वाला पार्ट एंटीरियर होता है और पीछे वाला पार्ट पोस्टीरियर। तो अगर तुम एंटीरियर टू पोस्टीरियर काटोगे ना, तो आगे की तरफ एक छोटी सी ऐसे बना हुआ कैविटी जैसा बना होगा, उसको बोलते हैं सेला टर्सिका। तो ये एक बोनी कैविटी होती है ना। स्कल वाले पार्ट में नोट्स में देखना उसमें है ना, बोनी कैविटी बनी होती है, उसको बोलते हैं सेला टर्सिका। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ पॉइंट है, MCQ के लिए वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ना। अब देखो क्या होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से अटैच हुआ कैसे, एक स्टॉक के द्वारा, और वो स्टॉक क्या बोला जाता है उसको, पिट्यूटरी स्टॉक। ये वाला देखो जो है स्टॉक ना, ये है पिट्यूटरी स्टॉक ना। ये देखो हाइपोथैलेमस है, ये देखो न्यूरॉन्स है, और ये न्यूरॉन्स के जो है इसका एक्सॉन वाला पार्ट, एक्सॉन टर्मिनल देखो पिट्यूटरी में आ रहा है। पिट्यूटरी का ये देखो एंटीरियर पार्ट और ये पोस्टीरियर। एंटीरियर क्या हो, जो आगे की तरफ हो ना, बॉडी में जो आगे की तरफ हो वो एंटीरियर, और जो पीछे की तरफ हो वो पोस्टीरियर।
तो देखो पोस्टीरियर के पार्ट में सीधे नर्व से आ रहे हैं, ये न्यूरॉन से, न्यूरॉन ना। तो न्यूरॉन जो है वो सीधे यहाँ आ रहा है। और ये क्या होता है, यहाँ से न्यूरॉन जो होते हैं ना, ये मैंने कहा था न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं हाइपोथैलेमस में। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये हार्मोन्स बनाते हैं और स्टोर कहाँ कर देते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और वो जो है हार्मोन्स होते हैं स्टोर यहाँ होते हैं, जब इंपॉर्टेंट होता है उसका कि निकलने की ज़रूरत है तो सीधे वो स्टोर हार्मोन्स निकल जाते हैं। एक यही जगह है जहाँ पे हार्मोन्स पहले से स्टोर होते हैं। ठीक, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो है यहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं जो हाइपोथैलेमस में होते हैं, वो कहते हैं हार्मोन्स का प्रोडक्शन करेंगे, उसको बनाएंगे और फिर यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में उसको जाके स्टोर कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक, अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या क्या जो है स्टोर होता है, जो ये से बना के सीक्रेट किए हुए स्टोर किए होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जानते हैं कि उसको बोलते हैं ना, देखो वैसो का मतलब होता है वेसल्स, प्रेसिन का मतलब प्रेस करने वाला। तो जो वेसल्स को थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे, इसलिए इसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। और एंटी डायूरेटिक इसको एंटी डायूरेटिक भी बोलते हैं। एंटी डायूरेटिक क्यों बोलते हैं, देखो डायूरेटिक्स वो होते हैं ना, डायूरेटिक्स दवाएं होती हैं जो तुम्हारा पॉलीयूरिया मतलब जो है ह्यूमन बॉडी से काफ़ी ज़्यादा जो है वाटर को बाहर निकाल देते हैं बाई किडनी से ना, तो यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा करती है। लेकिन एंटी डायूरेटिक मतलब इसका उल्टा, एंटी का मतलब हमेशा होता है उल्टा, जो भी कभी उसका अपोजिट काम करेगा तो उसको हम बोलते हैं एंटी। तो ये डायूरेटिक्स का एंटी काम करता है ना, तो इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक्स हार्मोन्स। तो क्या हो गया, डायूरेटिक्स वो होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हमारे बॉडी से यूरिन का फॉर्मेशन कराते हैं, लेकिन ये जो है यूरिन का फॉर्मेशन बहुत डिक्रीज करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब देखो एंटीरियर पिट्यूटरी ना जो आगे की तरफ है ना, उससे क्या क्या निकलता है, ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ACTH एडनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स और LH ल्यूटनाइजिंग हार्मोन्स, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ना। अब इन सब को मैनेज करने के लिए हाइपोथैलेमस सब सीक्रेट करती है हार्मोन्स। ग्रोथ को सीक्रेट करने के लिए ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन को वो करने के लिए प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स, थायराइड को मैनेज करने के लिए थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स, और ACTH को ACRH ना, और फिर ल्यूटनाइजिंग को सीक्रेट करने, ल्यूटनाइजिंग और FSH को करने के लिए, इन दोनों को करने के लिए GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स निकलवाता है कौन, हाइपोथैलेमस। ठीक, तो वो हाइपोथैलेमस हमेशा रिलीजिंग हार्मोन निकलवाएगा ना। और यहाँ पे जो भी होंगे ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एडनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। देखो मैंने कहा था पोर्टल सर्कुलेशन वाला, ये देखो यहाँ पे जो है ना, ये एक आर्टरी गई है, ये वाला पार्ट आर्टरी वाला है, जाके यहाँ देखो छोटे छोटे पार्ट में टूट गया है। और फिर देखो इस हाइपोथैलेमस ने क्या किया होगा, इसमें अपना सिक्रेशन डाल दिया होगा, फिर ये देखो यहाँ से आया है यहाँ गया है ना, ये वाला पार्ट यहाँ से आके यहाँ गया है, और फिर ये कहाँ गया है, पिट्यूटरी में आ गया है, एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो एंटीरियर पिट्यूटरी वाला क्या काम किया है, फिर वहाँ से जो मैंने ये हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकाला होगा ना, फिर उसने इसको जो है यहाँ पे बताया होगा कि हार्मोन सीक्रेट करना है, देन फिर हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होगा। ठीक ना, हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे पिट्यूटरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन्स, जिसका डिटेल में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सबको नॉर्मल थोड़ा जानते रहो। देखो ग्रोथ हार्मोन्स के इंक्रीज होने से क्या क्या डिसऑर्डर होंगे हमने देख लिया। अब ग्रोथ हार्मोन्स के कम सीक्रेट होने से क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं। देखो ग्रोथ हार्मोन्स कम हुआ तो डॉर्फिज्म हो जाएगा, जो है बौनापन। जो लड़का है, जो बच्चा है, उसमें अगर ग्रोथ हार्मोन्स नहीं हुआ तो वो छोटा रह जाएगा। ठीक, अब क्या है उसके अलावा भी देखो प्रोलैक्टिन जो है वो क्या करता है, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको मिल्क की जो जरूरत होती है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन से वो जो है पूरी होती है। तो ये हेल्प करता है मेमोरी ग्लैंड के फॉर्मेशन में भी, उसका ग्रोथ कराने में और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क में।
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये थायराइड हार्मोन्स के सिक्रेशन में और उसके फॉर्मेशन में ये हेल्प करेगा, TSH ना। अब ACTH, एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स क्यों कहते हैं, ये देखो एडिनो का मतलब एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड पे काम कर रहा है ना। और क्या होता है ना, ये कॉर्टिको, इसके कॉर्टिक जो है कॉर्टेक्स वाले, देखो ये अगर एड्रिनल ग्लैंड है ना, तो इसमें एक होता है कॉर्टेक्स और मेडुला। तो कॉर्टेक्स ये वाला पार्ट होता है बाहर का, और मेडुला बीच वाला पार्ट है। तो इसके कॉर्टेक्स पे काम करता है, तो एडिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन्स। तो ये चीज के, इससे जो भी कुछ हार्मोन्स निकल रहा है ना, उसके सिक्रेशन में और फॉर्मेशन में ACTH हेल्प करेगा। इससे देखो मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्सोस्टेरॉइड ये सारे निकलते हैं। लेकिन ये जो होता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक, ये इंपॉर्टेंटली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को हेल्प करता है। इन सबको भी हेल्प करेगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड को भी, बट इसको बहुत इंपॉर्टेंटली काम करता है। ये एक इंपॉर्टेंट MCQ बन सकता है, और एक ये भी इंपॉर्टेंट MCQ बनेगा अगर बनेगा तो ना। और फिर देखो LH और FSH, ये जो दोनों होते हैं, ये स्टिमुलेट क्या करते हैं, गोनेडियल एक्टिविटी, मतलब जो है स्पर्म एंड ओवम के फॉर्मेशन में ये हेल्प करेंगे, ठीक, स्पर्म और ओवम के फॉर्मेशन में। और ऑक्सीटोसिन जो होता है, ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। जब बेबी का बर्थ होने वाला होता है, जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, 9 मंथ, और बेबी का बर्थ होने वाला होता है, तो ये ऑक्सीटोसिन का लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। जब इसका लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। जब ये सारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो इसमें बेबी होता है वो पुल आउट बाहर की तरफ होगा ना। तो ऑक्सीटोसिन का लेवल काफ़ी हाई होगा, उस समय ये होता है। ये मिल्क को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है, मतलब मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करेगा। मिल्क फॉर्मेशन में तो देखो प्रोलैक्टिन हेल्प करेगा, लेकिन सिक्रीशन में बाहर ये हेल्प करेगा ऑक्सीटोसिन। ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ है कि मिल्क की सिक्रीशन में कौन हेल्प करता है। और वैसोप्रेसिन, इसको ADHP, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। एंटी डायूरेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि डायूरेटिक्स जो होती हैं वो मेडिसिन होती हैं जो यूरिन को काफ़ी इंक्रीज कर देती हैं, मतलब बॉडी से यूरिन का फॉर्मेशन काफ़ी कराती हैं बॉडी में। लेकिन ये एंटी डायूरेटिक है, उसका उल्टा काम कर रहा है, तो बॉडी में वाटर का एब्जॉर्प्शन काफ़ी इंक्रीज कर देगा। तो अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा, यूरिन फॉर्मेशन डिक्रीज्ड। अब यूरिन का फॉर्मेशन डिक्रीज हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। अब हम शुरू करेंगे पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड में इसका लोकेशन क्या है, डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। फोरब्रेन के जो है पार्ट में अपर साइड वाला एरिया, डॉर्सल वाला मतलब अपर साइड वाला एरिया। जैसे कोई चीज ऊपर और नीचे वाला एरिया होता था, तो इसमें अपर वाला डॉर्सल, नीचे वाला वेंट्रल, ठीक। तो अपर साइड वाले एरिया पे ये होता है पीनियल ग्लैंड का लोकेशन। इससे रिलीज क्या होता है, मेलाटोनिन रिलीज होगा। मेलाटोनिन जो होता है, ये काम क्या करेगा, देखो रिदम साइकिल की हमारी बॉडी, कुछ लोग होते हैं ना कि रात को जिस टाइम पे वो सोते हो उस टाइम में नींद आने लगती है, तो ये काम भी। और जब उनके जो है कुछ लोग होते हैं 4 बजे अपने आप बिना अलार्म के उठ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं रिदम साइकिल। तो हमारी बॉडी का रिदम साइकिल मेंटेन करने का काम क्या कौन करता है, पीनियल ग्लैंड। स्लीप वेक साइकिल, इससे होता है कि कुछ जो टाइम पे काम करते हैं वो काम उनको करने की आदत पड़ जाती है, और जिस टाइम पे वो सोते हैं उस टाइम पे सोने की, और जिस टाइम पे वो उठ जाएं बिना अलार्म क्लॉक के उठ जाने की आदत। इसके अलावा भी ये इफेक्ट करता है, देखो किसको, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो है जैसे हम कोई चीज़ खाना खा रहे हैं, तो उसका जो है उसमें क्या क्या हम लेते हैं, फैट ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, तो वो जो होता है उसको तोड़ने का काम मेटाबॉलिज्म, ठीक। ये सब का काम जो है ये देखता है मेटाबॉलिज्म। अब पिगमेंटेशन, हमारा जो है कलर कैसा होगा, इसको भी ये थोड़ा सा मैनेज करता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल से चलती है, उसको भी ये काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है, ठीक।
अब इसके बाद हम शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है दो लोब से मिलके बना होता है। ये देखो, एक लोब ये है, एक लोब ये है। और दो लोब्स अटैच कैसे होते हैं एक दूसरे से? इस्थमस से। ये वाला पार्ट जो है इस्थमस है, ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा इस्थमस, इससे अटैच होंगे। अब देखो ये इसका लोकेशन क्या होता है, आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। हमारी बॉडी में जो है ये हेड हो गया, हेड के बाद ये नेक वाला पार्ट है। नेक में आगे ट्रैकिया वाली होती है और पीछे होता है इसोफेगस। ट्रैकिया मतलब जो है सांस की जो नली होती है उसको ट्रैकिया बोलते हैं, और जो खाने की नली होती है उसको बोलते हैं हम इसोफेगस। तो ये सांस की नली के दोनों तरफ रहता है ना। और अटैच कैसे होगा? इस्थमस से अटैच रहता है। इसमें फॉलिकल और स्ट्रोमल पार्ट जो है दोनों प्रेजेंट होता है। फॉलिकल में देखो ये जो मैंने छोटे छोटे ये बनाया ना, ये होते हैं फॉलिकल्स। और स्ट्रोमल पार्ट इसके अलावा जो टिश्यूज होंगे, जो सेल्स हैं यहाँ पे आसपास, वो सारे तुम्हारे होंगे स्ट्रोमल पार्ट। ठीक। अब फॉलिकल से निकलता क्या क्या है देखो, T3 T4, ये दोनों ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन, ये दोनों ही हार्मोन्स इससे निकलते हैं फॉलिकल से। इसके अलावा भी थायराइड से हार्मोन निकलते हैं। कौन सा? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करते हैं, कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करेगा ब्लड में ना। इसको ऐसे याद करो, जो है इसको याद करने का तरीका है CID ना। देखो इंसुलिन, I फॉर इंसुलिन, और C से कैल्सिटोनिन। D फॉर ग्रीस। CID तो सब देखते होंगे। हाँ देखो कैल्सिटोनिन में जो है हो गया, ये किससे निकला? थायराइड से। और ये इंसुलिन है, ये कहाँ से निकलेगा? पैनक्रियास से। ये दोनों ही क्या करते हैं, जो भी कुछ होगा ब्लड में डिक्रीज करने का काम करेंगे। इंसुलिन शुगर लेवल डिक्रीज करेगा, कैल्सिटोनिन कैल्शियम का लेवल ब्लड में डिक्रीज करेगा। थायराइड जो है इसेंशियल होता है किसके लिए? थायराइड हार्मोन्स के बनने के लिए आयोडीन जो है इसेंशियल होता है ना। तो अब क्या होता है, अब डिसऑर्डर्स में देखो, अगर आयोडीन जो है कम हो जाए ना, इसका सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। अगर आयोडीन खाने में कम हुआ तो थायराइड का सिक्रेशन डिक्रीज, इसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म ना। अब देखो कभी कभी जो है जब थायराइड हार्मोन्स नहीं निकल रहा, तो फिर जो कहते हैं पिट्यूटरी से TSH निकल रहा होता है ना, TSH, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में निकलने लगते हैं। जब थायराइड बन नहीं पा रहा है, थायराइड से निकल नहीं पा रहा है थायराइड हार्मोन्स, तो जो इसको मैसेज देने वाला काम करता है TSH, वो कहाँ निकलता है? पिट्यूटरी से। तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज में निकलने लगता है अमाउंट में। ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज अमाउंट निकलता है, तो अगर इस पर काम करेगा थायराइड पे बहुत ज़्यादा, तो थायराइड की जो है ग्लैंड होती है वो काफ़ी इनलार्ज हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड का जो है वो इनलार्जमेंट रहता है। तो इस कंडीशन क्या बोलते हैं? ग्वाइटर ना। और देखो अगर थायराइड जो है हार्मोन्स प्रेगनेंसी में कम हो गया ना, प्रेगनेंसी वाले कंडीशन में अगर थायराइड हार्मोन्स कम हो गया, तो इसकी वजह से बच्चे पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चे पे? उसकी ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगी, मतलब जो है ग्रोथ वो बहुत वो बौना रह जाएगा ना। दिमाग रूप से बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होगा, दिमागी रूप से मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। एबनॉर्मल स्किन जो है, स्किन पे बहुत जो है, नॉर्मल स्किन होती है हमारी वो ऐसी होती है, लेकिन अब एबनॉर्मल स्किन पे मतलब स्किन पे दाग अलग से समझ में आएंगे, और भी कुछ ना। और डीफ म्यूटिज्म का मतलब होता है बहरे के साथ साथ वो गूंगा भी होगा ना। अब थायराइड हार्मोन्स इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए। थायराइड जो है हमारी बॉडी को लगभग जो है, पूरे बॉडी का लगभग फुल बॉडी को अफेक्ट करता है। थायराइड इतना इंपॉर्टेंट है ना। थायराइड की कमी से देखो बाल भी झड़ने लगते हैं, वेट भी लूज होने लगता है, वेट जो है गेन होने लगता है थायराइड की कमी से। अगर थायराइड इंक्रीज हो गया तो वेट लूज होने लगेगा ना, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो थायराइड जो है हार्मोन्स कम हुआ, तो इसकी वजह से जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है वो रेगुलर होती है। उसका जो है 28 दिन का टाइम पीरियड होता है कि 28 दिन के बाद दोबारा वो रेगुलरली चलेगा। तो क्या होता है, ये भी रेगुलर हो जाता है फीमेल्स में ना।
अगर थायराइड का सिक्रेशन इंक्रीज हो गया तो क्या होता है, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर हो जाता है, आंखें बाहर निकली हुई समझ में आती हैं ना। इसको ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। अब इस कंडीशन में देखो क्या क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर इंक्रीज हो जाएगा तुम्हारा, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, आंखें बाहर निकली हुई समझ में आएंगी ना, और वेट भी तुम्हारा लूज होगा।